राजेशाही सुटा फुटा तू रोजच राही जगत राजेशाही सुटा फुटा तू रोजच राही जगत गाजा बाजा जाचा जगत गाजा बाजा मैं जब भुसावल में आता हूं, अभी सूत्र संचालक इन्होंने कहा कि भारत भर घूमता हूं मैं, लेकिन मुझे भारत नहीं दिखाई देता। मुझे उत्तर प्रदेश दिखाई देता है, मुझे राजस्थान दिखाई देता है, मुझे गुजरात में गुजराती दिखाई देते हैं, लेकिन भारत नहीं दिखाई देता। ये करेंगे और जब भी भुसावल आता हूं, ओके जब भी भुसावल आता हूं तो मुझे भारत दिखाई देता है साथियों, क्योंकि ये जो यहां बैठे हैं ना, ये सारे भारत के प्रतिनिधि हैं। मैं अभी प्रांतों का नाम लूंगा नहीं कि किस प्रांत के ज्यादा है और किस प्रांत के कम है, लेकिन यहां बैठे हुए लोग सारे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए मैं आप सभी का अभिनंदन करना चाहूंगा कि आपने जो आज डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के परिप्रेक्ष्य में जो कार्यक्रम लगाया है संगोष्ठी का, उसमें जो सब्जेक्ट मुझे दिया कि आप इस पर बोलो, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अभी किसी ने कहा, खंडारे जी ने कहा, मैं महान वक्ता पैसे भी से लेते हैं, मैं पैसे नहीं लेता, मेरे पास बहुत पैसा है। महान वक्ता पैसे लेते हैं और बाद में भाषण ठोक के दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं, जैसे प्रस्तावना में साहब ने कहा, यादव साहब ने। आप सपने देखते हो क्या? मैं सबको पूछ रहा हूं, सपने देखते हो क्या? बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 75 साल पहले हमारे बापदादे सपने नहीं देख सकते थे, और जिन महापुरुषों की वजह से वो सपना देखने लगे, वो हम लोग हैं भाग्यशाली। हम हमारे लिए सपने देख रहे हैं, हम हमारे बच्चों के लिए सपने देख रहे हैं। एक 28 साल का
लड़का कोलंबिया यूनिवर्सिटी से आया। और 1919 में उसे ऐसा लगा कि यहां 7-8 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके साथ में समाज के हर तबके अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। और उनके तरफ से बोलने वाला कोई प्रतिनिधि भी नहीं है। मैं 28 साल के लड़के की बात आपको बता रहा हूं। उस 28 साल के लड़के ने ऐसा सोचा कि अभी राज तो ब्रिटिशों का है, तो मुझे ब्रिटिशों को एक मेमोरेंडम देना चाहिए और उस मेमोरेंडम के माध्यम से मेरे लोगों के लिए प्रतिनिधित्व मांगना चाहिए। कौन सा साल में, कौन से साल में? 1919। अभी क्या चल रहा है? 22। इस 28 साल के लड़के ने 102 साल पहले एक मेमोरेंडम दिया। उस मेमोरेंडम का वो अगर आप इंटरनेट पे जाओगे तो आप उधर डाल देना, मेमोरेंडम टू साउथ ब्यूरो कमीशन बाय डॉक्टर अंबेडकर, वो आ जाएगा, उसको पढ़ो। वो 1919 को जो मेमोरेंडम डाला उसका परिणाम साउथ ब्यूरो कमीशन पर हुआ और साउथ ब्यूरो कमीशन ने वो मेमोरेंडम को एक्सेप्ट किया और अगले 10 साल में यहां के जो शोषित पीड़ित थे, जो 7 से 8 करोड़ थे, उनको प्रतिनिधित्व तत्वतः देने का माना। किसने माना? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ये मैं पार्श्वभूमि बता रहा हूं आपको। उस मेमोरेंडम के बाद में गोलमेज परिषद का किस्सा आप सब लोगों को यहां पता है, सारे पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत सबने इसको पढ़ा है। 1931 में उस 1919 के मेमोरेंडम के आधार पर कम्युनल अवार्ड मिला और इस देश के 7.5 से 8 करोड़ लोगों को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलने का रास्ता खुला। वो रास्ता खुलने के बाद में 1942 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में जो स्थापित की थी स्वतंत्र मजदूर पार्टी, उसके 15 आमदारों को, 15 विधायकों को रिजाइन देने को बोला और वाइसराय ने जो मंत्रिमंडल बनाया था उधर जाके शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का प्रतिनिधित्व किया। 15 विधायकों को पार्टी डिसॉल्व कर दी बाबा साहब ने। अभी कोई हमारे हक अधिकारों के लिए कोई कारपोरेटर रिजाइन देने के लिए तैयार नहीं है क्या तैयार? लेकिन बाबा साहब ने अपने 15 विधायकों को रिजाइन देने को बोला और पार्टी को भी डिसॉल्व किया, क्योंकि 1942 के बाद में ये परिणाम निकलना शुरू हो गया कि अभी भारत स्वतंत्र होने वाला है, भारत अभी स्वतंत्र होने वाला है।
तो बाबा साहब उधर दौड़े और 1931 में जो कम्युनल अवार्ड आपको मिला था, जो प्रतिनिधित्व मिला था, जो संविधान सभा बनी 1946 में, उस संविधान सभा में गए और 26 जनवरी 1949 को आपके अधिकारों पे सिक्का मोर्तब कर दिया और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान भारत में लागू हो गया साथी। आपका प्रतिनिधित्व फंडामेंटल राइट में सुरक्षित कर दिया बाबा साहब ने। और वहां से कहा बाबा साहब ने कि अब आप सपना देखना शुरू करो। और 1950 के बाद जब हमारे लोग सपना देखना शुरू किए तो सीधे ऑफिसर नहीं बने, कोई पोस्ट मास्टर बना, कोई प्राइमरी टीचर बना, कोई रेलवे में जो आई थी नई नई उसमें कोई छोटी मोटी नौकरी कर ली। तो वो जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया के 1919 के प्रक्रिया अब धीरे धीरे क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है। और ये प्रक्रिया अब पहुंच गई 2019 से लेकर 2022 तक। तो यहां जो आप सब लोग बैठे हैं ना, सब लोग, हम सब लोग, वो 1919 के मेमोरेंडम के क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट। अगर वो मेमोरेंडम बाबा साहब नहीं देते तो शायद हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। और अगर हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, क्योंकि हर संस्था में वो प्रतिनिधित्व चाहते थे बाबा साहब, तो वो प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया के प्रोडक्ट है। और हमारे सपने आगे की तरफ जा रहे हैं साथियों। हम और सपना देखना चाहते हैं, लेकिन जाधव साहब ने कहा इस देश में कुछ लोग आपके सपनों को कुचलना चाहते हैं। इस देश में कुछ लोग आपके सपनों को कुचलना चाहते हैं। तो फिर हमारा क्या कार्यक्रम होना चाहिए, हमारी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? अगर इस देश में आपके सपनों को कुचलने वाली प्रक्रिया अगर बड़ी हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सपना दिखाने वाली प्रक्रिया को जिंदा रखना चाहिए। और वो है, आपके सपनों की प्रक्रिया को जिंदा रखने वाली चीज है इस देश का संविधान। क्योंकि हमारी लड़ाई अब सिर्फ बाबा साहब को के स्टैचू को माला पहनने तक सीमित नहीं है साथियों। हमारी जिम्मेदारी अप्रैल महीना आया कि बाबा साहब की जयंती मनाने तक सीमित नहीं है साथियों। कुछ बड़े बड़े बड़बोले वक्ताओं को बुला के 10-10, 20-20 हजार में अपना एंटरटेन करने की प्रक्रिया से हमको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा।
क्योंकि ये एंटरटेनिंग का समय नहीं है। हमारा एंटरटेनिंग का समय अभी आया नहीं है। ये हमारे सावधान होने का समय है साथियों। अगर हम सावधान नहीं रहे तो 1919 में जो हमने कमाया, हमारे पुरखे ने जिसने ये सपना देखा था, वो हम 100 साल में गवा देने की प्रक्रिया में आने वाले हैं साथियों। और ये आपको भी अच्छी तरह पता है। लेकिन हमको क्या आदत है कि जो बुरा होता है ना, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देखते इसके बारे में, बाद में देखते हैं इसको बाद में देखते हैं। हम बार बार डॉक्टर बाबा साहब, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले से लेकर डॉक्टर बाबा साहब का नाम लेते हैं। वो 24 घंटा अपने समाज की चिंता करते रहे और उनके लिए एक ऐसा अवसर बनाने की बात हर बार करते रहे। तो हमारी भी पीढ़ी की जिम्मेदारी है अब कि जिस चीज को हम तक आने की प्रक्रिया 100 साल लगी, अगर वो नष्ट हो गई तो फिर हमारी अवस्था क्या होने वाली है, ये सपना आपको आता या नहीं? हमारी अवस्था क्या होने वाली है, इसके बारे में आप लोग कभी सोचते हो या नहीं? तो साथियों, मैं यहां से कहूंगा कि हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। हम अपने आप को अगर बुद्धिजीवी कह रहे हैं, हम अगर अपने आप को विश्लेषण करने वाले कह रहे हैं, हम अगर अपने आप को प्रबुद्ध कह रहे हैं, तो हमें आने वाले दिनों में हमारा भविष्य क्या होने वाला है, इसके बारे में भी कार्यक्रम चलाने की जरूरत है साथियों। आपने जो विषय दिया, बाबा साहब अंबेडकर को, इनको कौन सा संवैधानिक भारत अभिप्रेत था और आज की वर्तमान स्थिति क्या है? ग्रैनविल ऑस्टिन एक अमेरिकन विदुषी है, दार्शनिक है, लेखक है। भारत में सबसे ज्यादा अगर भारतीय संविधान का जिन्होंने स्टडी किया है, वो ये ग्रैनविल ऑस्टिन है। ग्रैनविल ऑस्टिन ऐसा कहते हैं, सबसे ज्यादा ग्रैनविल ऑस्टिन की किताबें संविधान के संदर्भ को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के वकील उसको रेफर करते हैं। उसकी एक किताब हिंदी में है, उसको आप जरूर पढ़ना, क्योंकि भारतीय संविधान का स्पिरिट इतना नहीं है कि वो सिर्फ बाबा साहब ने लिखी है। भारतीय संविधान का स्पिरिट इस देश में स्वतंत्रता, बंधुता और समता की प्रक्रिया को लाने की जिम्मेदारी है साथियों। और वो सिर्फ एक अकेले आदमी की नहीं हो सकती है। एक अकेला आदमी सोच जरूर सकता है, मगर एक अकेला आदमी पूरे देश की सूरत को बदलने का कारण नहीं बन सकता। ये एक कलेक्टिव प्रक्रिया है, सामूहिक प्रक्रिया है। और ग्रैनविल ऑस्टिन ये कहता है
भारतीय संविधान के रचनाकारों ने संविधान में राष्ट्र के आदर्शों और संस्थाओं की कार्य सिद्धि हेतु कुछ प्रक्रियाएं भी स्थापित की है। ग्रैनविल ऑस्टिन ऐसा कह रहा है कि संविधान में राष्ट्र के आदर्श, अभी राष्ट्र के आदर्श क्या है, इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा, और संस्थाओं की कार्य सिद्धि क्या है, कौन सी संस्थाएं हैं इस देश को चलाने वाली, इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। तो वो प्रक्रियाएं संस्थापित की रचनाकारों ने। इस देश में संसद बनाई, इस देश में विधायिका बनाई, इस देश में न्यायपालिका बनाई, इस देश में प्रशासनिक व्यवस्था बनाई, और तुम्हें कहा भारत के लोगों को कि आप इसको चलाओ। तो साथियों, इन आदर्शों में क्या था, वो आदर्श क्या थे? वो ऐसा कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता। ये समझ लेना, राष्ट्र के आदर्शों में सबसे अहम चीज क्या थी? राष्ट्रीय एकता तथा एक लोकतांत्रिक और समतापूर्ण समाज का आदर्श शामिल था। दो चीजें कही। ये बड़ा सीरियस विषय आपने लगा लिया और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, और हमको अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारनी ही चाहिए। ये सीरियस डिबेट आपने भुसावल में किसी सेक्शन ने ऐसा सब्जेक्ट नहीं दिया होगा वक्ताओं को, मुझे ऐसा लगता है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, और पीओएच और एसोसिएशन के लोगों ने निश्चित रूप से इसके बारे में बड़ा सीरियस डिबेट किया होगा। मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि वो अपने इंस्टीट्यूट में जिस टूल के तहत ये देश चल रहा है, वो अपने इंस्टीट्यूट में उसी टूल की चर्चा करना चाहते हैं, और वो टूल है भारतीय संविधान। तो वो ऐसा कहते हैं कि राष्ट्र के आदर्श है, पहला आदर्श है कि राष्ट्रीय एकता तथा लोकतांत्रिक और समता का आदर्श। लोकतांत्रिक समता क्या है? ये लोकतांत्रिक समता, इसको समझना पड़ेगा हमको। राष्ट्रीय एकता क्या है, इसको भी समझना पड़ेगा हमको। नए समाज के निर्माण के लिए एक सामाजिक आर्थिक क्रांति के अलावा एक ऐसी लोकतांत्रिक भावना की जरूरत थी जो संवैधानिक व लोकतांत्रिक संस्थाओं के उपयोग में विश्वास रखती हो। अब तीन चीजें हो गई। पहली चीज हो गई एकता, दूसरी चीज हो गई सामाजिक क्रांति, और तीसरी चीज हो गई लोकतंत्र। ग्रैनविल ऑस्टिन आगे ये कहता है कि संविधान रचनाकारों का मानना था कि इनमें कोई उद्देश्य, ये तीन उद्देश्य है, इनमें कोई उद्देश्य अलग अलग ढंग से हासिल नहीं हो सकता। आप अगर राष्ट्रीय एकता चाहते हो तो उसके साथ आपको सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की प्रक्रिया को जोड़ना पड़ेगा। हमारा सारा भारत एक है ऐसे कह देने से एक होने वाला है क्या भारत? नहीं होगा। तो फिर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की दिशा निर्देश देने वाला ये दस्तावेज इन तीन सूत्रों को आपके सामने रखता है।
इन सूत्रों को अगर आप लागू करते हो, मैं आपको बता रहा हूं कि संवैधानिक शासन संस्थाएं इसमें फेल हो रही है। जो भी संस्थाएं इस देश में बनाई है, आपको सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र देने की प्रक्रिया में वो पीछे हट रहे हैं। इस देश को चलाने की प्रक्रिया में लोक कल्याण का जो सूत्र था भारतीय संविधान का, उससे सरकारें अब क्या हो रहा है, बैकफुट पे जा रही है। और ये खतरनाक चीज है। अगर देश चलाने वाले लोग अगर बैकफुट पर जाते हैं, तो फिर हमें जनता को इसकी चर्चा करनी चाहिए। ग्रैनविल ऑस्टिन ने और एक बढ़िया चीज कही। ग्रैनविल ऑस्टिन ने यह कहा कि यह सारी प्रक्रिया को स्थापित करने के लिए दो घटकों ने काम करना चाहिए। दो। अब वो दो घटक कौन है? वो बोलते हैं कि सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता की प्रक्रिया को चलाने के लिए निर्वाचित नेताओं ने पहल करनी चाहिए। क्या बोलते हैं वो? निर्वाचित नेताओं ने, जो हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के दे रहे हैं, जो विधायक हम चुन के दे रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, ऐसा संविधान के रचनाकारों का मानना था। लेकिन और दूसरी किसकी जिम्मेदारी है? भारत की जनता की। किसकी जिम्मेदारी है दूसरी? भारत की जनता। कौन है यहां भारत की जनता? हम सब लोग हैं ना। तो हम भारत की जनता। और मैंने कहा कि निर्वाचित नेता इससे दूर भाग रहे हैं। फिर किसको आगे आना चाहिए? किसको आगे आना चाहिए? तो वो ग्रैनविल ऑस्टिन ये कहता है कि भारत की जनता को इसकी सुरक्षा, संवर्धन और इसके सम्मान की प्रक्रिया में आगे आना चाहिए। मैं किसी से एक अगर सवाल पूछूं, सर आपसे पूछूं सवाल, आपसे, हाँ, भारतीय संविधान ने आपको क्या दिया? मतदान का अधिकार दिया। और भी दिया ना कुछ। इन्होंने कहा समता, स्वतंत्र, बंधुता दिया, मतदान का अधिकार दिया, और क्या दिया? महिलाओं की तरफ से आवाज नहीं आ रही, और क्या दिया? पता नहीं, आपको भी बोलने को लगाऊंगा। क्या दिया? और नौकरी। उनको स्वतंत्रता, समता मिल गई, उनको बोलने का अधिकार मिल गया, तो इनको नौकरी मिल गई। अब बाहर निकलो सब लोग, और यही सवाल एक मजदूर को पूछो, यही सवाल पान ठेले वाले को पूछो, यही सवाल सब्जी बेचने वाले को पूछो, यही सवाल आपके स्टेशन पे जो हमाल है उसको पूछो, पोर्टर है उसको पूछो, यही सवाल जो किसान अपनी खेती में कुछ सब्जियां निकालता है और रास्ते पे आके बेचता है उसको पूछो, यही सवाल आपकी वो भुसावल ट्रेन से बहुत सारे लोग
यहां से माइग्रेट होके उधर जा रहे हैं। सौराष्ट्र में काम को जाते हैं ना, उनको पूछो उनका क्या जवाब होगा। आपके नौकरी करने वालों का परसेंटेज कितना है आपको पता है क्या? इस देश में नौकरी पेशा लोगों का परसेंटेज, यहां सारे एसोसिएशन के लोग हैं, मैं उनकी क्लास नहीं लूंगा, उनको पता है नौकरी करने वालों की एससी, एसटी, ओबीसी, ओपन सारे, मैं किसी को कैटेगराइज नहीं करूंगा यहां। ये सारों की संख्या 5-6% से नहीं है साथियों। 135 करोड़ लोक संख्या में 5-6% लोग ही यहां थोड़े से साधुवान बने हैं। और उन 90% लोगों का क्या होगा? और आप चाहते हो कि आपके सपनों के रास्ते को कोई नहीं रोके। मेरी समझ में आ गया कि आपके सपनों के रास्ते को कौन रोक रहा है, और आपकी भी समझ में आ गया। नाम बताना पड़ेगा क्या? नहीं बताना चाहिए। आपको पता है इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटी के अधिकार कौन छीन रहा है? जो 1919 के मेमोरेंडम के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अधिकार मिले, उसको कौन छीनने वाला है? उसको कौन, सिर्फ छीनना नहीं, ऐसा मैं नहीं कि यहां से अगर कुछ चीज छीनी तो मैं वो छीनी हुई चीज क्या करता हूं, मेरे पास रखता हूं। वो सिर्फ आपके, वो जिंदा तो भी रहती है। दिस इज ऑब्जेक्ट ना, ये ऑब्जेक्ट है मोबाइल। अगर मैंने ये किसी से छीना और मैंने इसको नदी में डाल दिया तो क्या कर दिया? मुझे मूर्ख बोलेंगे ना लोग, अरे छीना था तो इसका यूज करते, नदी में क्यों डाल दिया? वो तुम्हारे अधिकार छीनकर डाइल्यूट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? डाइल्यूट। डाइल्यूट करना मतलब क्या करना? नष्ट कर देना। तो ले दे के ये दूसरी पीढ़ी है आपकी। और अगर आपके सारे अधिकार संविधान में है तो हमें संविधान की या संविधानवाद की क्या राजनीति है, इसको समझना पड़ेगा। अब बोलेंगे हाँ आ गए राजनीति पे। कुछ लोग तो बोलते नो नो, राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए। और 5 मिनट में राजनीति शुरू कर देते हैं। कितने मिनट में? अगर मैं 5 सवाल पूछूं तो यहां राजनीति शुरू हो जाएगी। मैं पूछूंगा ये देश कौन चलाता है? कौन चला रहा है ये देश? कोई भी जवाब दो, कोई भी एक जवाब दो। कौन चला रहा है ये देश? कोई तो चला रहा है, कोई तो चला रहा है यार। बोलने में क्या हर्ज है? हम कोई उन पर टीका विका नहीं करने वाले। ये हमारे ही सुधरने का कार्यक्रम है। हम अपना आत्म परीक्षण कर ले, क्योंकि इस चीज को मिलने को अभी 75 साल होने वाले हैं। क्या हम लोग जैसे एक साल में जब टैक्स भरते हैं तो साला इतना टैक्स क्यों लगा, ऐसा सोचते हैं ना, उसका एनालिसिस करते हैं। हम घर बांधते हैं, कितना खर्चा हुआ है, इसमें तब्दील कर दिया। धर्म संप्रदायों की राजनीति अब देख रहे हैं वो बड़ी उफान पे है।
है या नहीं? किसी धर्म को मानना कोई बुरी बात नहीं है, और संविधान किसी भी धर्म को अपनाने की और उसका आचरण करने की स्वतंत्रता देता है। यह सबसे बड़ी चीज है। मैंने ऐसा सुना है कि सारे धर्मों के मूल्य बड़े अच्छे हैं। आप मानते हो क्या इसको? कि सारे धर्म ऐसा ही कहते हैं, दया रखो भाई, शांति रखो, क्षमा करो, एकता रखो, आपस में भेदभाव रखो। ये मूल्य है ना, धर्मों के मूल्य है। लेकिन कट्टर क्यों हो रहे लोग? मेरा धर्म बड़ा, इनका धर्म छोटा, आपका धर्म तो सबसे छोटा। ये क्यों हो रहा है देश में? इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उन कट्टर लोगों का धर्मों के मूल्यों पर का जो विश्वास था वो कम हो रहा है। जिन मूल्यों पर हमारा विश्वास कम हो जाता है तब कट्टरता आनी शुरू हो जाती है। और कट्टरता कैसी होती है पता है? अगर धर्म का पालन नहीं करोगे तो डंडे खाओगे। और संविधान कहता है कि सारे धर्मों को अपना विचरण करने की आजादी है। तो हमें इस देश में हमारे सारे सोशियो पॉलिटिकल समस्याएं हमारे सामने है, फिर अचानक से ये क्या आ गया? तो वो धर्म संप्रदायों की राजनीति संविधानवाद के राजनीति के ऊपर जा रही है, इसको समझना होगा। जातियों की राजनीति इसके ऊपर जा रही है संविधानवाद के, इसको हमको समझना होगा। गरीबी हटाओ की राजनीति इसके ऊपर जा रही है संविधानवाद के ऊपर, इसको हमको समझना होगा। मंडल कमीशन की राजनीति ये इसके ऊपर जा रही है संविधानवाद के, इसको हमको समझना होगा। तथाकथित विकास की राजनीति, देखो तथाकथित विकास की राजनीति से बहुमत की राजनीति तक संविधानवाद की राजनीति के ऊपर ये सारी चीजें जा रही है साथियों। आज भी हम भारत के लोग ऐसा कहने में भारत की जनता क्या करती है? हिचकिचाती है। कहते हैं क्या लोग? हम भारत के लोग, संविधान निर्माता ऐसे कहते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और हम क्या कहते हैं? नहीं, हम तो भारत के लोग हैं लेकिन हम हिंदू हैं। हम भारत के लोग तो हैं लेकिन हम मुसलमान हैं। हम भारत के लोग तो हैं लेकिन हम जैन हैं, हम बुद्धिस्ट हैं। क्या हमारा काम हम भारत के लोग बोलने से नहीं चलता? शुरुआत यहां से हो रही है साहब। पहले हमको ये तय करना पड़ेगा कि हम इस देश में पहले हैं कौन। बाबा साहब का बड़ा पोस्टर लगाते हैं, अब तो वो नया पोस्टर निकला है, बाबा साहब ऐसे बैठे हैं कुर्सी पे, टांग पे टांग डाल के, और वहां कहते हैं मैं प्रथमता भारतीय हूं और अंतिमता भी भारतीय है। लेकिन क्या ये चीज इस देश में पनपी है? अगर इस देश में हम प्रथमता भारतीय है और अंततः भारतीय है, ये चीज का विचरण होता तो एक भारतीय पैदा होता इसमें से।
और भारतीय पैदा होने की प्रक्रिया कहीं थम सी गई है साथियों। इसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए। हमारे लोग, जैसे मैंने कहा, किसान है, मार्जिनल किसान है, मजदूर है, वो संविधान के स्पिरिट को समझ नहीं पा रहे हैं। आप समझ गए सब लोग, आप सब लोग इस चीज को समझ गए और संविधान के स्पिरिट का फायदा भी लिया हमने, लेकिन जिसके अधिकार उस कॉन्स्टिट्यूशन में है अभी तक उसको ये चीजें पता नहीं है। भारत की जनता जब तक संविधानवादी राजनीति की प्रक्रिया को नहीं समझेंगे तब तक वो अपने अधिकारों से वंचित रहेंगे। इस चीज को समझो। क्या है संविधानवाद? संविधान देश के शासन को आधार प्रदान करता है। एक संविधान स्टेट, मतलब वो स्टेट ऐसा मेंशन करते हैं, स्टेट मीन देश, समझ लेना। संविधान देश को, स्टेट को मतलब देश को कानूनों तथा नियमों द्वारा शासित करता है। कोई भी सरकार जो संविधान के द्वारा नियमित एवं नियंत्रित होती है और संविधानिक सरकार कहलाती है। संविधानवाद का मतलब है संविधानिक सरकार तथा संवैधानिक सिद्धांतों में आस्था रखना। अब ये भारत का संविधान का प्रारंभ उसके प्रस्तावना से है। देव म्हणावं की भीमराव म्हणावं, तुला देव म्हणावं की भीमराव म्हणावं, म्हणावं की विधाता म्हणावं, तुला दाता म्हणावं की विधाता म्हणावं, तुला देव म्हणावं की भीमराव म्हणावं, तुला देव म्हणावं की भीमराव म्हणावं। पावन अवसर पर शास्त्रीय संगीत के आधार पर भारत में पहली बार सूफी भीम गीतों का अनोखा नजराना स्वर सम्राज्ञी विनया एंड विजया जाधव सिस्टर की अनोखी पेशकश। जाधव सिस्टर लाइव इन कॉन्सर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.